नमस्कार दोस्तों, आज हम तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 4 नवंबर 2012 का जो पेपर है, जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा ली गई थी 4 नवंबर 2012 का, उसके जो 1 से 20 तक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल किए। अब अगले कुछ प्रश्न है वो हल कर रहे हैं। तो आज का अपना जो प्रश्न है इसका पेपर का वो है, निम्न ट्रू टेबल में निरूपित लॉजिक गेट का पता लगाइए। यानी जो ये ट्रू टेबल दे रखी है, पूछा ये किस गेट की है। अब देखो किन किन की दे रखी है, और ऑप्शन देखो और गेट की ट्रू टेबल क्या होती है, इसका मैंने एक अलग ट्रू यानी गेट से संबंधित एक अलग वीडियो डाल रखा है। उसमें सभी गेटों की ट्रू टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है वो बताया हुआ है। परंतु यहाँ देखो इसमें जो दे रखे ऑप्शन उनके हम बना लेते हैं। और गेट की ट्रू टेबल यानी इनपुट ए बी और आउटपुट वाई। यदि 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 1, 1 0 तो 1, 1 1 तो 1। ये होती है और गेट के। जबकि इसमें क्या दे रखा है, आउटपुट में 0 0 यानी 0 0 0 और 1 इस प्रकार से आना चाहिए ना। तो और गेट की है। नॉट गेट की क्या होती है, यानी इनपुट ए आउटपुट वाई। 0 है तो 1, 1 है तो 0। ये हो गई नॉट गेट की ट्रू टेबल। अब है नोर गेट की होती है और प्लस नोट। यानी नोर गेट की क्या हो जाएगी, ए बी वाई। 0 0 तो 1, यानी और से एकदम विपरीत। यानी यहाँ 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है, 0 1 तो क्या होगा 0, 1 0 तो 0, 1 1 तो 0। ये हो गई नोर गेट की ट्रू टेबल। अब अगला है एंड गेट की क्या होती है, एंड गेट की ट्रू टेबल ए बी वाई। देखो 0 0 तो 0, 0 1 तो 0, 1 0 तो 0 और 1 1 तो 1। ये हो गई एंड गेट की। तो इसमें क्या यही दे रखा है 0 0 0 और 1, तो किसकी हो जाएगी, एंड गेट की ये ट्रू टेबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है a + b² - 4ab। यानी इसमें गणित के सवाल काफ़ी आए थे, टेक्निकल के अंदर भी आ गए थे गणित के। यानी जो टेक्निकल का पार्ट था इसमें गणित के और ड्राइंग के भी कुछ प्रश्न आए हुए थे। तो ये क्या है कि a + b² - 4ab बराबर के समान होगा। यानी देखो प्रश्न क्या है, हल करके देख लेते हैं क्या आ रहा है उत्तर इसका। a + b² - 4ab ये किसके बराबर होगा। देखो a + b² की जगह हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। ये तो हो गया इसका मान -4ab। अब देखो ये +2ab है, ये -4ab है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। यही होगा। यानी 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 रह गया। तो ये किसका होता है, बीजगणितीय समीकरण के अनुसार a - b² का मान क्या होता है, a - b² का मान होता है a² + b² - 2ab। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, a - b का होल यानी होल स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 घन मीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर, देखो घन मीटर किसे कहते हैं, घन मीटर कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई वाला
जो मान लो कोई युक्ति या पदार्थ है तो उसका मान हो जाएगा 1 घन मीटर। तो यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर हो गया 1 घन मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर 1 घन मीटर। अब उत्तर में पूछा है सेमी में, यानी सेमी में क्या होगा। 1 मीटर में क्या हो रहा है 100 सेमी, तो 100 सेमी इंटू 100 सेमी इंटू 100 सेमी बराबर 1 घन मीटर की जो सेमी आएगी वो आ जाएगी। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, ये हो गया घन सेमी या सेमी क्यूब या क्यूब सेमी भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 16 टाइम 0 घन सेमी। तो 1 घन मीटर बराबर 16 टाइम 0 यानी कितना हो रहा है देख लो 10 लाख घन सेमी के बराबर हो रहा है। तो राइट आंसर किस में है, ये डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला है यदि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल 60 है और एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो क्या दे रखा है, दो संख्याएं हैं जिसका MSF और LSF का गुणनफल 60 है, इनमें से एक संख्या 10 है, यानी प्रथम संख्या 10 है, दूसरी संख्या का पता नहीं क्या है। अब देखो HCF और LCM का गुणनफल, HCF और LCM का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 60 के बराबर हो रहा है, यानी HCF और LCM को गुणा करें तो 60 हो रहा है। अब देखो ऑप्शन से चूज कर लेते हैं, यानी ये 60 हो रहा है तो निश्चित है कि 60 से तो कम ही आएगी ये संख्या, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल आ रहा है HCF और LCM। तो इनका यानी HCM क्या होता है, मैं तुम समापरते वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, और LCM क्या होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी जो संख्या है दे रखी है उसका भाग यदि उस संख्या में जा रहा है तो वो हो गया LCM। तो क्या आएगा प्रथम संख्या। अब देखो ऑप्शन से देखो, यदि यहाँ पे 2 रखते हैं यानी ए ऑप्शन में 2 है, तो अब इसका LCM निकाले तो कितना होगा 2 आएगा, LCM कितना आएगा 10 आएगा। यदि 10 को 2 से गुणा करें तो 20 आ रहा है, तो ये गलत, यानी आना कितना चाहिए 60 आना चाहिए, तो 2 नहीं रख सकते हैं, 2 नहीं है, 600 होगा नहीं, 30 से हल करके देख लेते हैं। 10 और 30 LCM कितना हो जाएगा 10, LCM कितना हो जाएगा 30, कितना हो रहा है 300, ये भी गलत है। अगला क्या है 6 रख के देख लेते हैं, LCM कितना हो जाएगा 2 और LCM कितना हो जाएगा 30, इनको गुणा 30 तो कितना होगा 30 दूनी 60, ये सही है। तो कितना होगा 6, यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलेशन का पोलराइजेशन इंडेक्स यानी पीआई वैल्यू यूनिट लेस नंबर होता है, क्योंकि यानी पीआई क्या होता है, यानी जो इंसुलेशन का पीआई वैल्यू है वो क्या है। ऑप्शन देखो, यह 2 समय विधियों का अनुपात होता है, यह 2 वोल्टेज वैल्यूज का अनुपात होता है, यह 2 यूनिट लेस नंबरों का अनुपात होता है, यह 2 इंसुलेशन वैल्यूज का अनुपात होता है, यह 2 रेशियो वैल्यूज का मल्टीप्लेक्शन होता है। तो इसमें राइट आंसर डी होगा, यानी 2 इंसुलेशन वैल्यूज है उनका अनुपात होता है पीआई वैल्यू, यानी 2 इंसुलेशन वैल्यूज है, अलग अलग इंसुलेशन वैल्यूज है उनका अनुपात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ये 2 इंसुलेशन वैल्यूज का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है 200 ओम का प्रतिरोध व 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स की सीरीज से कनेक्ट किया गया है, सर्किट की करंट क्या होगी आई पूछी है। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है,
कि 200 ओम का प्रतिरोध 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर श्रेणी में संयोजित है, यानी एक प्रतिरोध है 200 ओम और एक संधारित्र है, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। यह है 200 ओम, इसका मान है 15 माइक्रोफेरेड। आपूर्ति वोल्ट है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। तो I का मान ज्ञात कीजिए। I बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। अब देखो, पहले दे रखा है वो देख लेते हैं। V बराबर क्या दे रखा है, 220 वोल्ट। F बराबर क्या दे रखा है, 50 हर्ट्ज। R बराबर क्या दे रखा है, 200 ओम। और C बराबर क्या दे रखा है, 15 माइक्रोफेरेड, या माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलेंगे तो 15 × 10⁻⁻6 फेरेड, क्योंकि माइक्रो को फेरेड में बदलेंगे तो 10⁻⁻6। तो ये दे रखा है और I ज्ञात करना है। I ज्ञात करेंगे तो I बराबर V/Z, क्योंकि मिश्रित परिपथ है, V/Z। अब Z किस प्रकार से निकालेंगे, Z के लिए Z निकालने से पहले, क्योंकि Z बराबर होता है √R² प्लस XC का स्क्वायर, ये आएगा, यानी Z बराबर √R² प्लस XC का स्क्वायर। तो XC निकालनी पड़ेगी। XC के लिए हम कैसे निकालेंगे, XC बराबर होता है 1/2πfc। तो इस सूत्र से पहले XC निकालते हैं। तो देखो, XC बराबर 1/2πfc, 2πfc। तो क्या हो गया, C दे रखा है, हलो कर लो, 1/2 × 22/7 या 3.14 लिख देते हैं, × 50 × C का मान कितना है, 15 × 10⁻⁻6। ये हो गया, यानी XC बराबर, और XC बराबर 1 × ये 10⁻⁻6 ऊपर आएगी तो 10⁻+6 बट्टा, इसको गुणा किया 50 को 2 से तो कितना हो गया, 100 × 3.14 × 15। तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना है, 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 और 6 बट्टा 100 को 15 से गुणा किया 1500, 1500 को 3.14 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, 1500 को गुणा करते हैं 4710 लगभग। और अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा है, 212 पॉइंट समथिंग, 212.3 लगभग आ रहा है। तो 212.3 क्या हो जाएगा, ये ओम, यानी इसका प्रतिरोध कितना हो गया, 212.3 ओम। अब ज्ञात कर लो Z इम्पीडेंस। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर √R² प्लस XC का स्क्वायर। R का मान क्या है, तो 200, तो Z बराबर 200 का स्क्वायर प्लस XC का मान क्या है, 212.3, तो 212.3 का स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया तो कितना हो रहा है, 4 टाइम 0 2 3 4 प्लस 212.3 को 212.3 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, 45,072। ये हो गया Z बराबर, तो Z बराबर इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 85,072। ये हो गया Z बराबर √85,072। और Z बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 85,072 का, तो वर्गमूल निकालेंगे तो आ रहा है 291.6। तो Z का मान कितना हो गया, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस आ रहा है 291.6 ओम। अब I ज्ञात कर सकते हैं, I बराबर है V/Z। V का मान कितना है, सॉरी 220,
या ये रहा 220 बट्टा जेड का मान कितना है 291.6, तो क्या आएगा 220 बटा 291.6, तो इसका मान आएगा 0.754 एम्पियर। कितना आ रहा है आई का मान 0.754 एम्पियर। देखो किस में है, एम में भी नहीं है, किस में है, ई ऑप्शन में है, यानी 0.755 ई ऑप्शन में आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ई, यानी 0.755 समथिंग। अगला क्वेश्चन है जेनर डायोड मूलतः के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जेनर डायोड का प्रयोग क्यों करते हैं। अब ऑप्शन देखो, नियत वोल्टेज के लिए, नियत प्रतिरोध सोर्स के रूप में, पावर एम्पलीफायर के रूप में, पावर रेक्टिफायर के रूप में, वोल्टेज स्टेप अप के रूप में। तो जेनर डायोड वोल्ट यानी एक नियत या स्थिर वोल्ट के लिए हम काम में लेते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 0 पावर फैक्टर वाले 3 फेज 415 वोल्ट बैलेंस्ड एसी लोड में क्रमशः वोल्टेज व करंट के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी वी और आई के बीच में कला अंतर क्या होगा, किसमें, शून्य शक्ति गुणांक, यानी शक्ति गुणांक का मान शून्य है तो वी और आई के बीच कला अंतर क्या होगा। यदि शक्ति गुणांक शून्य है तो वी और आई के बीच कला अंतर 90 डिग्री होगा, और यदि शक्ति गुणांक इकाई होता तो यानी वी और आई के बीच कलांतर, मान लो ये वी है तो आई के बीच ये आई हो जाएगा, यानी ये तो है वी और ये है आई, इन दोनों के बीच कलांतर 90 डिग्री। किस समय, यदि शक्ति गुणांक का मान 0 है, तो पावर फैक्टर का मान 0 है तो बीच कलांतर 90 डिग्री। और यदि इसमें यह पूछ ले कि शक्ति गुणांक इकाई है तो वी और आई के बीच कला अंतर क्या होगा, तो फिर 0 डिग्री होगा, यानी जो ये वी है उसी के कला में आई होगा, यानी ये वी और ये आई, कला अंतर 0 डिग्री हो जाएगा यदि शक्ति गुणांक इकाई है तो। अब इसमें शक्ति गुणांक 0 बताया, पावर फैक्टर का मान 0 है तो कला अंतर 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है रिवायरेबल फ्यूज तार के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी जो पूर्ण तार स्थापीय फ्यूज है वो किसका बनाया जाता है। तो देखो ये बनाया जाता है तांबा और टिन का, या टिन या शीशा, यानी तांबा और टिन का भी मिश्रण होता है और इसके अलावा दूसरा होता है टिन या शीशा का। तो अब ऑप्शन देखो इसमें क्या है, नाइक्रोम, लेड, आयरन, गोल्ड, टंगस्टन, लेड दे रखा है यानी शीशा, तो ये टिन और शीशा का भी बनाया जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, लेड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ऑब्जेक्ट में 9 सीधे किनारे होते हैं, 9 किनारे किस में होते हैं। अब ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं, किस में कितने होते हैं देखते हैं। देखो पहला है सिलेंडर, यानी सिलेंडर किस प्रकार का हो गया, इस प्रकार का बेलनाकार, तो इसके अंदर तो किनारे कौन से होंगे, एक तो ऊपर का एक नीचे का, 2 ही किनारा होगा। अगला है त्रिकोणात्मक प्रिज्म, त्रिकोणात्मक प्रिज्म किस प्रकार का होगा, यानी त्रिभुजाकार प्रिज्म इस प्रकार से हैं। इस प्रकार का सा होगा ये इसकी बैक साइड आ जाएगी। तो इसमें कितने किनारे और देखो, एक तो ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 किनारे हो रहे हैं ना इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा त्रिकोणात्मक प्रिज्म, तो इसमें 9 किनारे हो रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, त्रिकोणात्मक प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है धातु की गोल तार का रेजिस्टेंस सीधे के अनुपात में होता है, यानी एक चालक का रेजिस्टेंस किसके अनुपात में होता है, सीधा किस पर निर्भर करता है। तो एक चालक का प्रतिरोध नियम के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है।
कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है और विशिष्ट प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो किसके सीधा समानुपाती पूछा है, तो देखो लंबाई लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। व्यास, अभी व्यास दे रखा हो तो व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, यानी इससे हम आगे निकालते हैं तो R समानुपाती 1/d², यानी व्यास के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। इसका अलग भी एक मैंने वीडियो डाल रखा है। करंट फ्लो, वोल्टेज अप्लाइड, पावर फ्लो, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है 8 मीटर लंबा बिजली का AB खंभा 3 मीटर की ऊंचाई पर मुड़ जाता है, वह ऊपरी सिरा B जमीन को छूता है, AB की दूरी का पता लगाइए। देखो किस प्रकार का सवाल दे रखा है। कोई खंभा है जिसकी लंबाई है 8 मीटर, मान लो ये खंभा है, इसकी ये लंबाई है 8 मीटर। अब क्या कह रहा है कि यह जो खंभा है 3 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, मान लो ये यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूट के ये इस प्रकार से आ गया, यानी जो ये खंभा है यहाँ से टूटा और इधर आ गया। ये था पहले 8 मीटर का, अब यहाँ से टूट के इधर आ गया है, तो ये तो हो गया 3 मीटर। अब ये टोटल 8 मीटर का था, 3 मीटर ये दूरी है, तो ये 5 मीटर है, तो ये हो गया 5 मीटर। अब क्या पूछा है, यानी ये बिंदु तो हो गया A और ये था B, अब B घूम के आ गया यहाँ पर B, यानी यहाँ से टूटा तो घूम कर यहाँ आ गया B। AB की दूरी का पता लगाइए, यानी ये दूरी ज्ञात करनी है, इस दूरी का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हल कर सकते हैं कि ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार की, अब देखो आधार ज्ञात करना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है 3, 3 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 16। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है 16 मीटर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा √16 बराबर 4 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर। किसमें है, डी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर उत्तर क्या होगा डी, 4 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइन पर पावर ट्रांसमिशन, यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्ट एसी लाइन पर पावर ट्रांसमिशन, यानी जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन हम कह सकते हैं पर लाइन, यानी ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, यानी प्रसारण है वो उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है। यानी इसका आशय ये हो गया कि जो सप्लाई का प्रसारण है यानी आपूर्ति का प्रसारण है वो उच्च वोल्टता पर क्यों करते हैं। ऑप्शन देखो, अब एनर्जी लॉस को कम करने के लिए एक्स्ट्रा पावर जनरेट करता है, एक छोर से दूसरे छोर तक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लाइन करंट को बढ़ाता है, एनर्जी लॉस को बढ़ाता है। तो एनर्जी लॉस को कम करने के लिए यानी शक्ति हानि या एनर्जी जो लॉसेज है उसको कम करने के लिए उच्च वोल्टता पर प्रसारण किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, एनर्जी लॉसेज को कम करता है। अगला क्वेश्चन है 3 फेज YY6 ट्रांसफॉर्मर यानी स्टार-6 ट्रांसफॉर्मर में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। देखो ट्रांसफॉर्मर, त्रिकला ट्रांसफॉर्मर के जो संयोजन होते हैं क्वाइलों के अंतर संयोजन यानी प्राथमिक और सेकेंडरी के जो अंतर संयोजन होते हैं वो 4 प्रकार से करते हैं हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के। एक तो होता है स्टार स्टार यानी स्टार स्टार संयोजन, दूसरा होता है डेल्टा डेल्टा संयोजन, डेल्टा डेल्टा संयोजन, तीसरा होता है
स्टार डेल्टा और नेक्स्ट है डेल्टा स्टार संयोजन। अब देखो स्टार स्टार संयोजन, इसके अंदर प्राइमरी स्टार में और सेकेंडरी भी स्टार में, डेल्टा डेल्टा प्राइमरी डेल्टा में सेकेंडरी डेल्टा में, स्टार डेल्टा प्राइमरी स्टार में सेकेंडरी डेल्टा में, डेल्टा स्टार प्राइमरी डेल्टा में सेकेंडरी स्टार में। यह संयोजन हो गया वाई वाई डी डी वाई डी और डी वाई। अब देखो यदि यह है स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा, तो इसमें जो विस्थापना होती है एक तो होती है वाई वाई जीरो या डी डी जीरो, इसमें तो होती है 0 डिग्री की विस्थापना। और यदि यहाँ लिख देते हैं वाई वाई 6 है तो 180 डिग्री की विस्थापना होगी, और डी डी 6 है तो भी 180 डिग्री की कला विस्थापना होगी, यानी इनपुट से आउटपुट की कला विस्थापना होगी वो। तो वाई वाई 0 में 0 डिग्री, डी डी 0 में 0 डिग्री, वाई वाई 6 में 180 डिग्री, डी डी 6 में 180 डिग्री। यानी डेल्टा डेल्टा 6 का आशय क्या है कि एक प्राइम, पहले तो ये देख लो 0 का आशय क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के संयोजन सेम ही कर रखे हैं, यानी जो प्रथम टर्मिनल को हम स्टार से जोड़ रहे हैं तो प्राइमरी का भी प्रथम टर्मिनल स्टार में और सेकेंडरी का भी स्टार में, तो वो तो हो गया 0। और यदि किसी एक तरफ विपरीत कर देते हैं, यानी प्राइमरी में तो मान लो कि प्रथम स्टार में जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी में जो प्रथम कॉइल का द्वितीय सिरा है वो स्टार में जुड़ा हुआ, स्टार बिंदु से जुड़ा है, तो एक तरफ यानी प्राथमिक अपेक्षा सेकेंडरी का कनेक्शन विपरीत हो गया, तो उस समय कला विस्थापना होगी 180 डिग्री। सेम यही डेल्टा में रहेगी। अब देखो स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार, इसमें क्या होता है वाई डी 11 के अंदर होता है 30 डिग्री, और डी वाई 11 इसके अंदर भी 30 डिग्री होता है। और यदि 1 हो, यहाँ लिख देते हैं चलो, वाई डी 1 तो -30 डिग्री, यानी स्टार डेल्टा 1 तो -30 डिग्री, और यदि डी वाई 1 है तो भी -30 डिग्री। यानी डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा, इसके अंदर यदि कनेक्शन सही है प्राथमिक और सेकेंडरी में, प्रथम सिरे यानी स्टार या जो भी हम कनेक्शन कर रखे हैं या जो ले रखे हैं, तो वो तो हो जाएगा 30 डिग्री धनात्मक, यदि विपरीत है तो -30 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम वाई वाई 0 तो 0 डिग्री, डी डी 0 तो 0 डिग्री, वाई वाई 6 तो 180 डिग्री, डी डी 6 तो 180 डिग्री, वाई डी 11 तो 30 डिग्री धन में, डी वाई 11 तो 30 डिग्री धन में, वाई डी 1 तो ऋण में यानी -30 डिग्री, डी वाई 1 तो -30 डिग्री। तो इसमें क्या पूछा है वाई वाई 6 ये पूछा है, तो कितना हो गया 180 डिग्री कला विस्थापना होगा। राइट आंसर ई। अगला क्वेश्चन है संभावित रूप से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो देखो कौन सा है, गैस लाइन, कोयला, प्राकृतिक गैस, जियोथर्मल और परमाणु ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा परमाणविक ऊर्जा का स्रोत है सबसे बड़ा है, तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज पर चल रहे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड में एक फीडर के ट्रिप हो जाने से यदि लोड 1% कम हो जाए लेकिन जनरेशन नियत रहे तो ग्रिड पर स्टेबलाइज्ड हो जाएगी, यानी ग्रिड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लोड 50 हर्ट्ज पर चल रहा है, 1% लोड कम हो रहा है, तो जो अल्टरनेटर है या प्रत्यावर्तक है उस पर भी भार कम हो जाएगा, यानी 1% लोड कम हो रहा है तो उस पर भार कम हो जाएगा, तो उस यानी वो इसकी घूर्णन गति कुछ बढ़ जाएगी, और जो ही घूर्णन गति कुछ बढ़ेगी तो इस जो आवृत्ति है वो भी कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एन के समानुपाती होता है, यानी घूर्णन गति के समानुपाती होती है, तो कुछ ऊंची फ्रीक्वेंसी पर स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, कुछ ऊंची फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है एमसीसीबी का पूरा नाम क्या है। देखो एमसीसीबी
देखो एक कंफ्यूज करने वाले होते हैं, 3-4 नाम होते हैं, कौन कौन से हैं देखो। एक तो होता है MCB, एक होता है MCCB, एक होता है ELCB और एक होता है RCCB। MCB का अर्थ होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB का अर्थ होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, ELCB का आशय क्या होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, RCCB का अर्थ क्या होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। यानी ये दोनों अर्थ लीकेज से संबंधित है और ये हो गया लघु रूपतम परिपथ विच्छेदक और ये हो गया मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। तो इसमें कौन सा है देखो, बी ऑप्शन में सही है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाले स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का टर्न्स अनुपात 1:1 है, सभी डेल्टा साइड वोल्ट 60 वोल्ट है, स्टार साइड पर फेज और न्यूट्रल की वोल्टता क्या होगी। देखो क्या दे रखा है, एक 3 फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर प्राइमरी स्टार में है, सेकेंडरी डेल्टा में है। मान लो कोई 3 फेज ट्रांसफार्मर है, मान लो ये ट्रांसफार्मर है 3 फेज जिसकी कुंडलन के संयोजन है वो प्राइमरी स्टार में, ये हो गया मान लो R Y B और ये हो गया N, ये हो गया प्राइमरी स्टार में, सेकेंडरी है डेल्टा में, ये हो गया यानी सेकेंडरी का RYB, ये हो गया स्टार और ये हो गया डेल्टा। अब देखो क्या कह रखा है, टर्न्स अनुपात फेरा अनुपात यानी N2/N1 बराबर है 1, यानी जो प्राइमरी में सेकेंडरी में लपेटना है उतने ही प्राइमरी में है, तो इसका 1:1 टर्न्स रेशियो है। तो E2/E1 भी 1 ही होगा क्योंकि N समान है तो E भी समान होगा, यानी इसमें जो प्रेरित होगा इस कॉइल में जो प्रेरित होगा वो हम कह सकते हैं E1 और इसमें जो प्रेरित होगा वो होगा E2, तो ये भी समान ही रहेगा यानी E2 और E1 भी बराबर ही रहेगा। अब क्या कह रहा है, सभी डेल्टा साइड यदि यहाँ हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर कौन सा है, ये लाइन वोल्ट दर्शाएगा किसका सेकेंडरी का, तो VLS यानी लाइन वोल्ट ऑफ सेकेंडरी, ये बता रहा है 60 वोल्ट। अब यदि यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे वो भी 60 ही बताया क्योंकि ये डेल्टा में संयोजित है, तो चाहे वोल्ट मीटर यहाँ लगाओ क्योंकि डेल्टा के अंदर लाइन वोल्ट और फेज वोल्ट का मान समान होता है, तो ये बताएगा फेज वोल्ट ऑफ सेकेंडरी यानी VPS, ये भी यहाँ पे 60 वोल्ट ही दर्शाएगा। अब देखो ये 60 वोल्ट है, ये भी 60 वोल्ट है। अब यहाँ दे रखा है कि E2/E1 बराबर है 1:1, यानी यहाँ जो वोल्ट है वो ही यहाँ पर है 1:1 का से ये हो गया, इसका से क्या हो गया, यहाँ पर है 60 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 60 हो गए तो यहाँ पर भी 60 होगा, फेरा अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इकाई है। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि प्राथमिक साइड पर यानी स्टार साइड पर फेज और न्यूट्रल पर वोल्टता क्या होगी, यह तो हो गया फेज और ये हो गया न्यूट्रल, यानी ये जो वोल्ट मीटर लगाएंगे ये क्या दर्शाएगा, इसे हम कहेंगे यानी VP ऑफ प्राइमरी यानी फेज वोल्ट ऑफ प्राइमरी, यानी VPP का मान पूछा है तो VPP भी 60 वोल्ट ही रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 वोल्ट। और यदि ये पूछ ले कि प्राइमरी में यानी स्टार साइड में फेज टू फेज वोल्ट क्या होगा यानी VLP क्या होगा, लाइन वोल्ट ऑफ प्राइमरी यानी प्राथमिक की लाइन वोल्ट क्या होगी, यदि ये पूछ लेता तो क्या होता। अब देखो ये 60 वोल्ट है फेज वोल्ट, हल करके निकाल लेते हैं, देखो कितना आएगा, यहाँ पे है फेज वोल्ट यानी इसका क्या कह रखा है हमने, फेज वोल्ट ऑफ प्राइमरी बराबर है 60 वोल्ट और लाइन वोल्ट ऑफ प्राइमरी बराबर क्या होगा, जबकि ये है स्टार में, तो VLP बराबर क्या हो जाएगा √3
VPP, यानी फेज वोल्ट को √3 से गुणा करेंगे तो लाइन वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें यदि ये कंडीशन होती तो कितना हो जाता, √3 × 60, यानी प्राइमरी का लाइन वोल्ट पूछ लेता तो फिर क्या होता, √3 × 60 राइट होता। जबकि इसमें ये पूछा है तो ये इसका मान क्या होगा, यानी फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस वोल्ट पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 वोल्ट, यानी कौन सा है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर से असंबंधित प्रोटेक्शन का पता लगाइए। यानी मोटर से असंबंधित यानी से संबंधित नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा जो शब्द मोटर से संबंधित नहीं है। ओवरलोड मोटर से संबंधित है, अर्थ फॉल्ट मोटर से संबंधित है, लॉक्ड रोटर यानी ब्लॉक रोटर ये भी है, ब्लॉक्ज यानी तो बकौल्ज ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है, बकौल्ज रिले ट्रांसफॉर्मर में होता है, ओवर करंट ये भी मोटर से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी मोटर से कौन सा संबंधित नहीं है, बकौल्ज, डी। अगला क्वेश्चन है, ट्विज्ड इलास्टिक रबड़ बैंड में निम्न प्रकार की ऊर्जा जमी हुई होती है। यानी खींचा हुआ रबड़, यानी एक रबड़ को खींच लेते हैं तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा जो स्थापित हो जाती है। तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। तो पोटेंशियल इलास्टिक स्थापित हो जाती है, तो कौन सा है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।